को एक बोझ ही समझते थे। जिस घर की बहुओं को लंबे लंबे घूंघट में रखा जाता है, वहाँ पे आके फेस दिखाना और वीडियो बनाना, मानिए जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। हम लोगों के पास चप्पलें नहीं होती थी, हम लोगों के पास खाना खाने के लिए भी हमें किसी और के घर जाना पड़ता था। और जितनी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में झेली है, शायद इन चीज़ों को मैं झेल के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। आप कभी एक हाउसवाइफ है तो हिम्मत मत हारिए, आप एक लड़की हैं तो हिम्मत मत हारिए, आप एक माँ हैं तो आप हिम्मत मत हारिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकल के और जोश टॉक के मंच तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया, आज मैं आप सबके साथ ये चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। वो भी उन परिस्थितियों में जब मेरी मम्मी की डेथ तब हुई जब मैं 6.5 साल की थी। एक के बाद एक मेरे बाद मेरी 3 बहनें हुई और इस समाज की यही सोच है कि बेटा बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पे मेरी थी मेरे से 3 छोटी बहनें। एक मेरी बहन तो 3.5 महीने की थी जब मैं उसको अपने गोदी में लेके अपने मम्मी की डेड बॉडी के पीछे पीछे भाग रही थी और हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये अचानक से क्या हो गया है। माँ नहीं मानिए तो पूरा आसमान हमसे हमारा छिन गया, हमारी धरती हमारे पैरों तले से खिसक गई थी। मेरी माँ एक बात कहा करती थी, मुझे प्यार से वो बड़की बोलती थी कि मेरी बड़की एक IAS ऑफिसर बनेगी। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि मेरी जो दूसरी नंबर की जो मेरी बहन है वो एक पुलिस ऑफिसर बनेगी। मेरी माँ तीसरी बहन के लिए सपने देखा करती थी कि मैं उसको एक स्टार बनाऊंगी, क्योंकि वो सिंगिंग बहुत अच्छा करती थी, उसको डांस में बहुत रुचि थी। और उन बच्चों के हाथ में थे तो झाड़ू, बेलन और चिमटा। हमारी आंखें खुलती तो चूल्हा दिखता था, जब हम आंखें बंद करते तो भी हमें चूल्हा ही दिखता था। माँ नहीं गई हमारे साथ, हमारी जिंदगी की सारी खुशियों को लेके चली गई। पापा ने हमें या तो समझा नहीं या तो हम अपने पापा को नहीं समझ पाए। उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने हमें वो ज़िंदगी भी नहीं दी जो हम डिज़र्व करते थे। हमारी सारी खुशियाँ छिन जाने के बाद हम लोगों के पास चप्पलें नहीं होती थी, हम लोगों के पास खाना खाने के लिए भी हमें किसी और के घर जाना पड़ता था। इतने बुरे दिन देखे। उन समय में मेरी जो 3.5 महीने की छोटी सी सिस्टर थी, उसको मेरी दादी संभाल नहीं पा रही थी। मेरी बुआ उसको अपने साथ लेके चली गई। तीसरे नंबर वाली जो मेरी सिस्टर है, उसको मेरी एक और बुआ लेके चली गई। हम चॉकलेट की तरह बांट दिए गए इधर उधर, क्योंकि हमें पालने वाला हमारे पास कोई नहीं था। मैं और मेरी जो दूसरी बहन है वो एक साथ में रहे हैं, पले बढ़े हैं। और जैसे मैं 10 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरा घर से आना जाना, बाहर जाना, सारी चीज़ें बंद कर दी गई। मेरे ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी गई और मुझे एक साथ में रेडियो दे दिया गया। रेडियो दे के ये कहा गया कि तुम्हारा मन घबराए तो खेलने से अच्छा है कि तुम गाने सुन लेना। तमाम तरह की चुनौतियों को पार करते करते हम लोग बड़े हो रहे थे। जैसे मैं 15 साल की हुई तो मेरे सपनों में ये था कि मेरा एक राजकुमार होगा, जैसे कि हर एक लड़की का एक सपना होता है। मेरे सपने कुछ थोड़े से ज़्यादा फिल्मी थे। मुझे लगता था कि घोड़े पे चढ़ के मेरा राजकुमार आएगा। और जितनी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में झेली है, शायद इन चीज़ों को मैं झेल के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। लेकिन जो सपने हम देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि ज़िंदगी भी स्क्रिप्टेड नहीं होती है। ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें यूँ ही हो जाती है। मेरी शादी इसलिए यहाँ पे की गई क्योंकि यहाँ पे कोई दहेज की डिमांड नहीं थी और मेरे पापा वैसे भी हम लोग को एक बोझ ही समझते थे, बस वो कह नहीं पाते थे। मेरी शादी जब हुई तो मेरे हस्बैंड की इसमें कोई गलती नहीं थी। बस उनकी गलती इतनी थी कि मेरे और उनके एज में थोड़ा-सा ज़्यादा का अंतर है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे उस तरीके से मानिए कि मेरे सारे सपने टूट गए। मैं एक बिखर सी गई और मैंने अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अकेलापन अपने आप को तभी समझा। लेकिन वो सिखाया जाता है मुझे शुरू से ही कि पति परमेश्वर होता है, शादी ऊपर से जोड़ियाँ बनती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैंने मान लिया कि जो कुछ भी हुआ वो भगवान ने अच्छा ही किया होगा और मेरे साथ अच्छा ही होगा। ऐसा सोच के मैं अपनी ज़िंदगी को मैं इस सदमे से निकलने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से मैं माँ बनी। उस उम्र में मैं माँ बनी जिस उम्र में आप इमेजिन करिए 17 साल की उम्र की अगर आपके घर में बेटियाँ हों तो आप समझ सकते हैं कि उस समय तो वो ख्वाब देखना शुरू करते हैं। मैं माँ बनी तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया, मुझे डॉक्टर ने देखा तो बोला कि तुम अपनी शादी से भाग क्यों नहीं गई? आपका सिजेरियन करना है। इस तरीके से मैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर गई। मेरे को 13 टाँके लगे, मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैंने अपने बेटी को देखा, मैं दुखी हो गई, सच बता रही हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे बेटी हुई थी, इसलिए कि कहीं ये दूसरी शांति तो नहीं हो गई। मैं उसको देख के मैं खूब अंदर ही अंदर दुखी हुई। इतनी सुंदर सी थी और मैं सोचती कि क्या इसको वो चीज़ ज़रूरतें मैं उसकी पूरी नहीं कर पाऊँगी? क्या ये दूसरी शांति तो नहीं बन पाएगी? जब मुझे टाँके लगे, मेरा साथ कोई नहीं दिया। कहने को मेरे माँ-बाप, मेरे ससुराल में भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक लोग ने भी मेरी हाल-चाल नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। मेरे को टाँकों में दर्द होता था, मेरे पास इतने तक के पैसे नहीं थे कि मैं एक बेल्ट खरीद के पहन सकूँ। मैं एक ग्लास पानी लेने के लिए भी जब मैं उठती थी, तो मुझे बहुत दर्द होता था।
मेरे हस्बैंड मेरी मदद तो करते थे, लेकिन उस तरीके से वो मुझे नहीं समझ पाए कि एक 17 साल की बच्ची को 13 टाके लगे हैं और वो एक माँ के साथ-साथ एक छोटी-सी वो भी खुद बच्ची है। मैं बड़ी हो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मैं देख रही थी कि मेरी बेटी को भी वही चीज़ें मिल रही हैं। मुझे उसको अब पुराने किसी और के कपड़े नहीं पहनाने थे, मुझे उसको दूसरी शांति नहीं बनाना था। मेरे अंदर एक आग थी, मुझे कुछ करना है, मैं हाउसवाइफ़ बन के अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। उसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा दिन-रात मेहनत करके सिलाई सीखी और उस सिलाई से मैं इतना कमा पाती थी कि मैं अपने हस्बैंड की मदद कर पाती थी। मैं अपने बेटी के लिए छोटी-छोटी चीज़ों में मैं खुशियाँ ढूँढती थी। 200 के जूते में भी मैं मानती कि मैंने उसको एक अच्छे से ब्रांड का जूता ला के दिया है। ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल ही रही थी कि एक ऐसा मोड़ आया जब मेरे हस्बैंड के कान भर दिए गए। ये कह के कि तुम्हारी बीबी तो तुम्हारे हाथ से निकल गई। उम्र का डिफ़रेंस ज़्यादा था थोड़ा-सा, तो वो भी शायद मुझे नहीं समझ पाए और उन्होंने में एक फ़ैसला लिया कि तुम आज से सिलाई नहीं करोगी। मेरी मशीन जिसको मैं खुद से ज़्यादा प्यार करती थी, वो बेच दी गई। मुझे लगा कि जैसे मेरे सपने बेच दिए गए और मैं फिर से एक 10 साल पीछे वाली शांति बन गई। मैं टूट-सी गई, मैं डिप्रेशन की शिकार हो गई। मुझे यही था कि मुझे सुसाइड कर लेना है, मुझे सुसाइड कर लेना है। मुझे हर घंटे मौत दिखती थी, हर जगह मुझे मौत दिखते थे। लेकिन मुझे ये भी था कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरी बेटी की भी ज़िंदगी मेरी तरह मेरे से भी बदतर हो जाती। ये सोच के मैंने बहुत ही अपने आप को मनाया और बोला कि शांति तुम्हें जीना है, किसके लिए? अपने आप के लिए, अपनी बेटी के लिए। इन सब चीज़ों से मैं गुज़र ही रही थी, तब तक एक और शॉकिंग न्यूज़ आई जब मेरे पापा की जायदाद मेरे चाचा ने बहला-फुसला के अपने नाम करा लिया। मैं तो जो थी वो थी ही, मेरी बहनें भी बेघर हो गई एक तरह से मानिए तो, वो रोड पे आ गई। अब मेरे पास मेरे 3 बच्चे थे, 1 बेटियाँ नहीं बल्कि 3 लोगों को पढ़ाना-लिखाना और उनको वो ज़िंदगी ना देना जो मैंने जी थी। तब मेरे बहनों ने सलाह दिया कि तुम चाहो तो मैं यूट्यूब पे आ सकती हो। यूट्यूब पे जितना सोचना आसान था मेरे लिए, उतना आना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि मुझे पता था जिस शांति को घर से बाहर निकलते ही इस तरीके से देखा जाता है, इसके हस्बैंड है, उसको फेस करना था कैमरा, उसको फेस करना था हज़ारों लोगों को। ये मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने 3-4 महीने अपने आप को समझाया, अपने आप को मनाया और इतना मजबूत कर लिया कि कुछ भी हो अब पीछे नहीं हटना है। क्योंकि मेरे एक पीछे हटने से मेरी ज़िंदगी नहीं बल्कि 3-3 ज़िंदगियाँ पीछे जा रही थी। तब मैंने यूट्यूब पे ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया अचानक से। एक ही फ़ोन था, वो भी पुराना, उसमें हस्बैंड को भी चलाना था, मुझे भी यूट्यूब की वीडियो बनानी थी और मेरे बेटी को भी ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ती थी। लेकिन कुछ रिश्तेदार ने मेरे से नाता-रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि मैं यूट्यूब पे आ गई। जिस घर की बहुओं को लंबे-लंबे घूंघट में रखा जाता है, वहाँ पे आके फेस दिखाना और वीडियो बनाना, मानिए जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। लोग जब मैं बाहर निकलती तो मुझे बहुत ही अजीब तरीके के टोंट मारते, अजीब तरह की नज़रों से देखते और ये मानते कि ये क्या है? ये फालतूगिरी कर रही हैं क्योंकि इनके हस्बैंड ने इनको बहुत ही ज़्यादा आज़ादी दे रखी है। जो आज़ादी मुझे मिली थी वो तो मेरा मन जानता था। मैं बार-बार टूटी या फेलियर ये ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी चीज़ में, किसी भी काम में आते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। फेल होंगे, गिरेंगे 10 बार लेकिन आपको खुद ही सँभलना पड़ता है। यही ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं यूट्यूब पे आई और मैंने अच्छे कंटेंट बनाए, मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा कंटेंट इतना साफ-सुथरा और इतना बेहतर हो, मेरे गाँव की शांति जो मेरा चैनल है उस नाम को मैं सार्थक कर पाऊँ। इसलिए मैंने गाँव की हर एक छोटी-छोटी संस्कृति, सभ्यता, गाँव के कल्चर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई और वो जनता को बहुत पसंद आई। वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। अब मैं सच मायने में मैंने जीना शुरू किया। अब मेरे पास ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया और कमाने का ज़रिया बन चुका था। आज मेरी बहनें, एक ने बीएड कर लिया है और उसने सीटेट जो है वो क्वालीफाई कर लिया है। एक बीकॉम करके एमकॉम कर रही है, तो मुझे गर्व होता है। मैं अपने बेटी को अपने ज़िले के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाती हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं शांति हूँ। तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से यूट्यूब पे आने के बाद बदल गई। मैं शुरू से चाहती थी मुझे एक मंच मिले, जहाँ पे मैं अपने दिल की बातें खुल के बोल पाऊँ। लेकिन वो मंच मुझे वैसे नहीं मिला, लेकिन उससे भी बड़ा मंच मुझे मिला जोश टॉक का, जहाँ पे आज मैं खड़ी हूँ और आप सबके साथ अपने अनुभव आज शेयर कर रही हूँ। इसलिए आप कभी एक हाउसवाइफ हैं तो हिम्मत मत हारिए, आप एक लड़की हैं तो हिम्मत मत हारिए, आप एक माँ हैं तो आप हिम्मत मत हारिए। आप वो सब कुछ कर सकती हैं, बस आपको कोशिश करनी है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने का जो जज़्बा है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अगर आप खुद हार जाएँगी तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि आप अपनी परिस्थितियों से, अपनी परेशानियों से अपने आप को बाहर ना निकालें।
खुद से एक बार प्यार करके देखिए। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये ज़िंदगी आपको एक बार मिली है। तो कोशिश करिए 24 घंटों में कुछ ऐसा करने का कि जब आप रात को सोएँ तो आप एक सुकून की नींद सोएँ कि आज मैंने ये बहुत ही बेहतर किया। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी क्षेत्र में माहिर हो, सिलाई, कढ़ाई में हो, हाउसवाइफ हो, हिम्मत हार गई हो या फिर आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आप उठिए, करिए और ये जो खूबसूरत सी दुनिया है वो बाहें पसार के आपका इंतज़ार कर रही है।